जी हाँ, मुझे ये क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ हॉट वेदर कंक्रीटिंग? और इसके ऑप्शंस हैं डिक्रीज्ड 28 डे एंड लेटर स्ट्रेंथ्स, इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेटिंग, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी और डिक्रीज्ड वाटर डिमांड। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई खास पॉइंट डिस्कस करना है? जी बिल्कुल। इस सवाल का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी गर्म मौसम में कंक्रीट का काम करते समय होने वाली समस्या नहीं है। सही जवाब है डिक्रीज्ड वाटर डिमांड, यानी पानी की मांग कम होना। गर्म मौसम में कंक्रीट का पानी जल्दी भाप बनकर उड़ता है, जिससे पानी की जरूरत बढ़ जाती है, कम नहीं होती। बाकी तीनों समस्याएं जैसे स्ट्रेंथ का कम होना, सेटिंग का तेज होना और परमेबिलिटी का बढ़ना गर्म मौसम में आम है। अच्छा, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्लाई ऐश ऑन सीमेंट कॉन्क्रीट? इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सा सीमेंट कंक्रीट पर फ्लाई ऐश का असर नहीं है। सही जवाब यह है कि ये कंक्रीट के हाइड्रेशन की गर्मी को बढ़ाता नहीं है, बल्कि इसे कम करता है, क्योंकि ये सीमेंट के मुकाबले धीरे धीरे रिएक्ट करता है। बाकी ये कंक्रीट की पारगम्यता कम करता है, हवा के प्रवेश को कम करता है और सल्फेट अटैक के प्रतिरोध को थोड़ा बेहतर बनाता है। इस सवाल में आपको कंक्रीट की अलग अलग ताकतों को उनके बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे कम ताकत स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की होती है, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, फिर सिलेंडर स्ट्रेंथ और आखिर में आती है सबसे ज्यादा क्यूब स्ट्रेंथ। तो सही क्रम हुआ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉड्यूल्स ऑफ रप्चर, सिलेंडर स्ट्रेंथ और क्यूब स्ट्रेंथ। इस सवाल में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मेथड से कंक्रीट की क्वालिटी का आंकलन किया गया है। अगर पल्स वेलोसिटी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो भारतीय मानक के अनुसार IS 13311 पार्ट 1 1992 यह कंक्रीट गुड यानी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि कंक्रीट में वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स मिलाने से किसमें मदद मिलती है। सही उत्तर यह है कि यह बिना पानी की मात्रा बढ़ाए कंक्रीट की कार्यशीलता यानी वर्कबिलिटी को सुधारने में मदद करता है। इस सवाल में IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट की मात्रा के हिसाब से सैंपल्स की संख्या पूछी गई है। अगर कंक्रीट का काम 35 क्यूबिक मीटर है तो इस नियम के अनुसार कुल 4 सैंपल्स टेस्ट किए जाने चाहिए। इस सवाल में कंक्रीट में आने वाली दरारों की स्वीकार्य चौड़ाई के बारे में पूछा गया है। भारतीय मानक IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट की दरारें जो मजबूती और टिकाऊपन को प्रभावित कर सकती हैं, उनकी स्वीकार्य चौड़ाई का सामान्य दायरा 0.1। इस सवाल में कंक्रीट में होने वाले क्रीप को परिभाषित है कि यह लगातार तनाव या बोझ के कारण समय के साथ कंक्रीट में होने वाला धीरे धीरे और लगातार बदलाव या विकृति है। इस सवाल में पूछा गया है कि किस तरह के एग्रीगेट्स कंक्रीट को अच्छी कार्यशीलता यानी वर्कबिलिटी देते हैं। सही उत्तर है राउंड यानी गोलाकार एग्रीगेट्स। गोलाकार एग्रीगेट्स का सतह का क्षेत्र। इस सवाल में कंक्रीट के ब्लीडिंग का मतलब पूछा गया है। इसका सही जवाब है पानी का कंक्रीट के अंदर ऊपर की तरफ बहना या सतह पर आ जाना। ऐसा तब होता है जब कंक्रीट का मिश्रण गीला होता है और सीमेंट तथा एग्रीगेट्स के नीचे बैठने के कारण पानी ऊपर की तरफ धकेला जाता है। इस सवाल में एब्राम के नियम यानी एब्राम लॉ के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर यह है कि कंक्रीट की संपीड़न शक्ति, जिसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, पानी और सीमेंट के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर पानी की मात्रा अनुपात में बढ़ेगी तो कंक्रीट की मजबूती कम हो जाएगी। इस सवाल में कंक्रीट की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का मतलब पूछा गया है। सही उत्तर है प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। कंक्रीट की परिपक्वता उसके तापमान और समय के संयुक्त प्रभाव का गुणनफल है, जो उसकी स्ट्रेंथ के विकास को दर्शाता है। इस सवाल में भारतीय मानक IS 10262 2009 के अनुसार 20 मिलीमीटर के एग्रीगेट्स और जोन 2 के फाइन एग्रीगेट्स के लिए कुल एग्रीगेट्स की प्रति यूनिट वॉल्यूम में कोर्स एग्रीगेट्स की मात्रा पूछी गई है। टेबल के मुताबिक इसका सही मान 0.62 है। इस सवाल में सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के लिए पानी और पाउडर के अनुपात के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर के अनुसार इस तरह के कंक्रीट में पानी और पाउडर का अनुपात वॉल्यूम के हिसाब से 0.80 से 1.0 के बीच होना चाहिए।
इस सवाल में पूछा गया है कि कंक्रीट को जमीन के स्तर से निचले स्तर तक ले जाने के लिए आमतौर पर क्या इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर है च्यूट, जो एक ढलान वाला रास्ता या चैनल होता है जिसकी मदद से कंक्रीट को आसानी से नीचे गिराया जा सकता है। इस सवाल में कंक्रीट की कार्यशीलता यानी वर्कबिलिटी को मापने वाले कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में पूछा गया है। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.75 है तो इसका मतलब यह है कि कंक्रीट के मिश्रण की कार्यशीलता बहुत कम है। इस सवाल में पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर से कम मोटाई की कंक्रीट की परत जो मौजूदा फर्श पर बिछाई गई है उसे संघनित करने के लिए किस प्रकार का वाइब्रेटर उपयुक्त है। सही जवाब है सरफेस वाइब्रेटर, क्योंकि ये पतली परतों को सही तरीके से संघनित और समतल करने के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट के बारे में जानकारी किस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दी गई है। सही उत्तर है IS 11991999, जो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट से संबंधित है। इस सवाल में पूछा गया है कि कंक्रीट के स्लम्प टेस्ट के बारे में जानकारी किस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में दी गई है। सही उत्तर है IS 11991999, जो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंक्रीट से संबंधित है। इस सवाल में पूछा गया है कि किस प्रकार के पेंट में पानी को थिनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब है प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट्स पानी पर आधारित दीवार के पेंट होते हैं जो सतह पर एक चिकनी फिनिश देते हैं, इसलिए इनमें पानी का उपयोग थिनर के रूप में किया जाता है। हाँ, मुझे ये सवाल साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे ये सवाल साफ दिखाई दे रहा है। इस सवाल में पूछा गया है कि मॉड्यूलर ईंटों से बनी इमारत के निर्माण के दौरान ईंट के एक चेहरे पर बने निशान को क्या कहते हैं। सही जवाब है फ्रॉग। ये ईंट की एक तरफ बनी हुई एक खड्डा या दबी हुई जगह होती है जो ईंटों को बेहतर तरीके से जोड़ने और मोर्टार को थामने में मदद करती है। इस सवाल में पूछा गया है कि सीलन को रोकने यानी डैम्प प्रूफिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कौन सा है। सही जवाब है बिटुमेन। ये नमी को जमीन से ऊपर उठने से रोकता है और बिल्डिंग को सुरक्षित रखता है। इस सवाल में एल्यूमीनियम और स्टील की डेंसिटी की तुलना की गई है। सही जवाब यह है कि एल्यूमीनियम की डेंसिटी स्टील से लगभग 1/3 होती है। जैसा कि आप स्पष्टीकरण में भी देख सकते हैं, माइल्ड स्टील का विशिष्ट गुरुत्व लगभग 7.85 होता है, जबकि एल्यूमीनियम का विशिष्ट गुरुत्व लगभग 2.8 होता है, जो कि इसका लगभग 1/3 है। इस सवाल में पूछा गया है कि ग्रेनाइट और बेसॉल्ट किस समूह में आते हैं और इन्हें बिल्डिंग स्टोन्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब है इग्नियस ग्रुप, यानी आग्नेय चट्टानें। ग्रेनाइट और बेसॉल्ट दोनों ही पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडे होने पर बनते हैं। इस सवाल में एक एग्रीगेट को फ्लैकी तब कहा जाता है जब उसकी सबसे कम मोटाई यानी लीस्ट डायमेंशन की औसत का 0.6 गुना से कम हो। यहां पर औसत साइज 50 और 40 मिलीमीटर का औसत यानी 45 मिलीमीटर होगा। 45 मिलीमीटर को 0.6 से गुणा करने पर 27 मिलीमीटर आता है, इसलिए सही जवाब 27 मिलीमीटर है। इस सवाल में पूछा गया है कि महीन एग्रीगेट्स यानी सैंड के लिए किस प्रयोग में ज्यादा फिलिनस मॉड्यूलस की जरूरत होती है। सही जवाब है प्लस्तर, क्योंकि इसके लिए बारीक एग्रीगेट्स को ज्यादा फिलिनस मॉड्यूल्स की जरूरत होती है ताकि एक मजबूत, चिकनी फिनिश और अच्छी पकड़ मिल सके। इस सवाल में पेंट के विभिन्न अवयवों के बारे में दिए गए कथनों का अध्ययन करके सही जवाब बताना है। कथन ए असत्य है, क्योंकि पेंट फिल्म को अपारदर्शी बनाने का काम पिगमेंट करता है, न कि वाहन। कथन बी सत्य है, क्योंकि एक्सटेंडर्स पेंट के गुणों में सुधार करते हैं और लागत कम करते हैं। कथन सी असत्य है, क्योंकि अलसी का तेल और निर्जल अरंडी का तेल वाहन के अंतर्गत आते हैं, बेस के नहीं। कथन और डी सत्य है, क्योंकि विलायक यानी सॉल्वेंट पेंट की स्थिरता को समायोजित करने और उसके फैलाव को बढ़ाने के काम आता है। इसलिए सही विकल्प है ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स और डी ट्रू।
इसी प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि पेंट के अवयवों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन असत्य है क्योंकि पेंट को अपारदर्शी बनाने का काम पिगमेंट करता है, न कि वाहन। दूसरा कथन सत्य है क्योंकि एक्सटेंडर्स पेंट के गुणों में सुधार करते हैं और लागत कम करते हैं। तीसरा कथन असत्य है क्योंकि अलसी का तेल और निर्जल अरंडी का तेल वाहन के अंतर्गत आते हैं, बेस के नहीं। और चौथा कथन सत्य है क्योंकि विलायक यानी सॉल्वेंट पेंट की स्थिरता को समायोजित करने और उसके फैलाव को बढ़ाने के लिए काम आता है। इसीलिए सही विकल्प है ए फॉल्स, बी ट्रू, सी फॉल्स और डी ट्रू। मैंने पिछले बार कहा था, मैं बस एक भाषा मॉडल हूं और उसमें मेरी मदद नहीं कर। इस सवाल में फैटलाइम की एक महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर यह है कि अगर फैटलाइम पेस्ट को पानी के अंदर रखा जाए तो यह अपनी उच्च प्लास्टिसिटी को नहीं खोता और फलतः सेट और कठोर नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इसे सेट होने के लिए हवा या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इस सवाल में एस्बेस्टस के गुणों के बारे में दो कथन दिए गए हैं और सही जवाब पहचानना है। पहला कथन है कि एस्बेस्टस में उच्च विद्युत चालकता होती है, जो कि गलत है क्योंकि ये बिजली का कुचालक होता है। दूसरा कथन है कि एस्बेस्टस क्षार के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, जो कि सत्य है। इसीलिए सही विकल्प है कथन बी सही है और ए गलत है। इस सवाल में विकेट्स अपैरेटस के उस सांचे के आयामों के बारे में पूछा गया है जिसमें सीमेंट का पेस्ट भरा जाता है। सही जवाब है 80 मिलीमीटर व्यास और 40 मिलीमीटर ऊंचाई। विकेट सांचा इसी आकार का होता है। इस सवाल में IS 10771-992 के अनुसार ईंटों के नॉन मॉड्यूलर आकार के बारे में पूछा गया है। सही जवाब है 230x110x70 मिलीमीटर। नॉन मॉड्यूलर या पारंपरिक आकार को अक्सर इसी माप में बनाया जाता है ताकि निर्माण में आसानी हो। इस सवाल में IS 10771-992 के अनुसार ईंटों के नॉन मॉड्यूलर आकार के बारे में पूछा गया है। सही जवाब है 230x110x70 मिलीमीटर। नॉन मॉड्यूलर या पारंपरिक आकार को अक्सर इसी माप में बनाया जाता है ताकि निर्माण में आसानी हो। इस सवाल में पूछा गया है कि सीमेंट निर्माण के किस प्रक्रिया में खदानों से लाए गए चूने के पत्थर को सबसे पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। सही जवाब है ड्राई प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कच्चे माल को ब्लेंडर्स में सूखी अवस्था में मिलाया जाता है और पिसाई से पहले चूने के पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि सीमेंट निर्माण के किस प्रक्रिया में खदानों से लाए गए चूने के पत्थर को सबसे पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। सही जवाब है ड्राई प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कच्चे माल को ब्लेंडर्स में सूखी अवस्था में मिलाया जाता है और पिसाई से पहले चूने के पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सल्फेट रोधी सीमेंट का उपयोग क्षेत्र नहीं है। सही जवाब है डैम। सल्फेट रोधी सीमेंट मुख्य रूप से उन संरचनाओं में उपयोग किया जाता है जहां सल्फेट के संपर्क में आने का जोखिम अधिक होता है, जैसे समुद्री संरचनाएं, सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स और नींव या बेसमेंट। डैम आमतौर पर ऐसे वातावरण में नहीं होते, इसलिए यहां इस सीमेंट की जरूरत नहीं होती। इस सवाल में पूछा गया है कि IS 383/1970 के अनुसार उन एग्रीगेट्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए जो पहनने वाली सतहों के अलावा कंक्रीट में इस्तेमाल होते हैं। सही जवाब है 45% बाय वेट। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बेस कोर्स के लिए 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में पूछा गया है कि किस प्रकार के पेड़ अंदर की तरफ बढ़ते हैं और उनके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में रेशेदार द्रव्यमान दिखाई देता है। सही जवाब है एंडोजेनस ट्रीज यानी अंतःप्रजात पेड़।
ये पेड़ बाहर की तरफ बढ़ने के बजाय अंदर की तरफ नए रेशेदार ऊतक जोड़कर बढ़ते हैं। इसके आम उदाहरण हैं बांस, ताड़ और बेंत। इस सवाल में पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में लगभग कितना अनुपात होता है। सही जवाब है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका। जैसा कि स्पष्टीकरण में भी दिखाया गया है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड लगभग 41.7% और सिलिका लगभग 33.8% होता है, जो कि इस ऑप्शन के सबसे करीब है। ये सवाल सीमेंट की सूक्ष्मता को जांचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छलनी के आकार के बारे में है। भारतीय मानक के अनुसार सीमेंट की सूक्ष्मता को जांचने के लिए 90 माइक्रोन की छलनी का उपयोग किया जाता है। ये सवाल एचडीएफ बोर्ड के पूरे नाम के बारे में है। यह सवाल मचान यानी स्कैफोल्डिंग के बारे में है। पूछा गया है कि उस सपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं जो राजमिस्त्री द्वारा प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें पुटलॉक्स दीवार पर टिकने के बजाय वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम के अंदरूनी ढांचे पर टिकते हैं। सही जवाब है डबल स्कैफोल्डिंग, क्योंकि ये मजबूत होता है और पत्थर की दीवारों या प्लास्टरिंग के कामों में स्वतंत्र रूप से खड़ा किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो डबल स्कैफोल्डिंग एक तरह का मजबूत मचान होता है। जब राजमिस्त्री प्लास्टरिंग या पत्थर की दीवारें बनाते हैं तो इस मचान को दीवार का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें मचान के अपने आंतरिक ढांचे पर ही सारी चीजें टिकी होती हैं, जिससे इसे मजबूती और आजादी मिलती है। यह सवाल मचान यानी स्कैफोल्डिंग के बारे में है। पूछा गया है कि उस सपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं जो राजमिस्त्री द्वारा प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें पुटलॉक्स दीवार पर टिकने के बजाय वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम के अंदरूनी ढांचे पर टिकते हैं। सही जवाब है डबल स्कैफोल्डिंग, क्योंकि ये मजबूत होता है और पत्थर की दीवारों या प्लास्टरिंग के कामों में स्वतंत्र रूप से खड़ा किया जा सकता है। यह सवाल सीढ़ियों के ढलान यानी पिच के बारे में है। स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्न के अनुसार सीढ़ियों का ढलान कभी भी 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों का सामान्य ढलान 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच रखा जाता है ताकि चलना सुरक्षित और आरामदायक हो। यह सवाल मचान यानी स्कैफोल्डिंग के बारे में है। पूछा गया है कि उस सपोर्ट सिस्टम को क्या कहते हैं जो राजमिस्त्री द्वारा प्लास्टरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें पुटलॉक्स दीवार पर टिकने के बजाय वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम के अंदरूनी ढांचे पर टिकते हैं। सही जवाब है डबल स्कैफोल्डिंग, क्योंकि ये मजबूत होता है और पत्थर की दीवारों या प्लास्टरिंग के कामों में स्वतंत्र रूप से खड़ा किया जा सकता है। सीधे शब्दों में समझें तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ऐसी इमारतें होती हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। इसमें उन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें बनाने में कम ऊर्जा खर्च हो और जो लंबे समय तक चलें। इसलिए ज्यादा ऊर्जा वाली सामग्रियां ग्रीन बिल्डिंग के नियम के खिलाफ होती हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन बिल्डिंग की एक मुख्य विशेषता नहीं है। सही जवाब है हाई एम्बॉडीड एनर्जी मटेरियल्स, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग्स में पर्यावरण के अनुकूल और कम ऊर्जा खपत वाली सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और पानी। आसान भाषा में कहें तो कंस्ट्रक्शन में 4M का मतलब उन 4 जरूरी संसाधनों से है जो किसी इमारत को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ये है मैन पावर यानी काम करने वाले लोग, मनी यानी पैसा, मशीनरी यानी काम में आने वाले उपकरण और मटीरियल्स यानी इस्तेमाल होने वाला सामान। सीधे शब्दों में कहें तो जमीन के लेवल से नीचे वाले हिस्से को सबस्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें इमारत की नींव और बेसमेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं जो पूरी इमारत को मजबूती देती हैं।
इस सवाल में पूछा गया है कि जमीन के नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है सबस्ट्रक्चर। जमीन के ऊपर वाले हिस्से को सुपरस्ट्रक्चर कहा जाता है और जमीन के नीचे वाले हिस्से को सबस्ट्रक्चर, जिसमें नींव और बेसमेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये सवाल आर्च के हिस्सों के बारे में है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि आर्च के अंदरूनी कर्व को इंट्राडोज कहा जाता है, बाहरी कर्व को एक्स्ट्राडोज कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब पहला विकल्प होगा। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फर्श यानी फ्लोरिंग का एक प्रकार नहीं है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि स्टोन फ्लोरिंग पर सही का निशान लगा है, लेकिन असल में स्टोन फ्लोरिंग फर्श का एक प्रकार होता है। मोज़ेक, मार्बल और टाइल्स फ्लोरिंग की तरह स्टोन फ्लोरिंग भी काफी लोकप्रिय विकल्प है, इसलिए इस सवाल या इसके जवाब में कोई कंफ्यूजन हो सकती है। इस सवाल में पूछा गया है कि किस प्रकार की वेंटिलेशन तापमान के अंतर के कारण होने वाली हवा की प्राकृतिक गति पर निर्भर करती है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसका सही जवाब नेचुरल वेंटिलेशन है, क्योंकि ये बिना किसी मशीन के सिर्फ हवा के दबाव और तापमान के अंतर के सिद्धांत का उपयोग करके हवा को चलाती है। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लैडिंग का उद्देश्य नहीं है। क्लैडिंग का मुख्य काम बिल्डिंग को बाहरी मौसम और तत्वों से बचाना, उसे आग से बचाना और सजावटी रूप देना होता है। हालांकि ये हमेशा स्ट्रक्चर का भार नहीं उठाती, इसलिए इसका सही जवाब चौथा विकल्प होगा। इस सवाल में पूछा गया है कि किस प्रकार के पेंट में पानी को थिनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब है प्लास्टिक पेंट। प्लास्टिक पेंट्स पानी पर आधारित दीवार के पेंट होते हैं, जो सतह पर एक चिकनी फिनिश देते हैं, इसलिए इनमें पानी का उपयोग थिनर के रूप में किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि भारतीय मानक के अनुसार क्लास 25 ईंट के लिए पानी सोखने की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए। सही जवाब 15% है, क्योंकि भारतीय मानक के अनुसार 12.5 से ऊंची क्लास की ईंटों के लिए पानी सोखने की क्षमता 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सवाल में पूछा गया है कि भारतीय मानक के अनुसार क्लास 25 ईंट के लिए पानी सोखने की अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए। सही जवाब 15% है, क्योंकि भारतीय मानक। इस सवाल में पूछा गया है कि पेंट के अवयवों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा गलत है। सही जवाब है व्हीकल योजक चिन्ह ग्रेटर देन लिथोपोन, क्योंकि लिथोपोन एक सफेद पिगमेंट है, न कि वाहन या बाइंडर। इस सवाल में पूछा गया है कि लकड़ी के लट्ठे को रोटरी कटर के तेज चाकू के सामने घुमाकर क्या प्राप्त किया जाता है। सही जवाब वेनियर्स है, क्योंकि वेनियर्स लकड़ी की पतली और उच्च गुणवत्ता वाली शीटें होती हैं जो इसी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में लगभग कितना अनुपात होता है। सही जवाब है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिल। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ईंट का एक प्रकार है। सही जवाब है बर्न्ट क्ले ब्रिक, क्योंकि पकी हुई मिट्टी की ईंटें निर्माण के लिए सबसे। इस सवाल में पूछा गया है कि टिम्बर के रेशों के समानांतर उसकी तनन शक्ति उसकी संपीड़न शक्ति की तुलना में कैसी होती है। इसका सही जवाब है ज्यादा होती है।
टिम्बर के रेशो के अलाइनमेंट में उसकी तनन शक्ति उसकी संपीड़न शक्ति के मुकाबले हमेशा अधिक मापी जाती है। इस सवाल में पूछा गया है कि बड़े कंक्रीट परियोजनाओं के लिए कम गर्मी वाले सीमेंट में हाइड्रेशन की गर्मी को सीमित करने के लिए किस बोग कंपाउंड को कम रखा जाता है। सही जवाब ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट है, क्योंकि यह हाइड्रेशन के। इस सवाल में पूछा गया है कि कंक्रीट के मजबूत होने और उसकी टिकाऊपन के लिए किस तरह के एग्रीगेट सबसे अच्छे होते हैं। इसका सही जवाब है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स, क्योंकि इनमें अलग अलग साइज के कणों का मिश्रण होता है। इससे कंक्रीट के अंदर खाली जगहें कम से कम बचती हैं, जिससे कंक्रीट सघन बनता है और उसकी मजबूती और टिकाऊपन बढ़ जाता है। क्या आप किसी खास एग्रीगेट ग्रेडिंग के बारे। इस सवाल में पूछा गया है कि झामा ब्रिक्स यानी झामा ईंटें कैसी होती हैं। सही जवाब यह है कि झामा ईंटें ज्यादा पकी हुई और अनियमित आकार की होती हैं। ज्यादा पकने की वजह से ये बहुत मजबूत हो जाती हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि चूने के बारे में कौन सा कथन गलत है। सही जवाब यह है कि हाइड्रोलिक लाइम के बारे में दिया गया यह कथन गलत है कि उसकी शुरुआती सेटिंग का समय 10 घंटे और अंतिम समय 24 घंटे होता है। असल में हाइड्रोलिक लाइम की शुरुआती सेटिंग का समय 2 घंटे और अंतिम सेटिंग का समय 48 घंटे होता है। इस सवाल में पूछा गया है कि पोज़्जोलैनिक सामग्री मुख्य रूप से किस चीज से बनी होनी चाहिए। सही जवाब है सूक्ष्म और अक्रिस्टलीय सिलिका यानी माइक्रोस्कोपिक एंड अमॉर्फस सिलिका, क्योंकि पोज़्जोलैनिक प्रतिक्रिया के लिए सिलिका का अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस रूप में होना जरूरी है। इस सवाल में पूछा गया है कि पोज़्जोलैनिक सामग्री मुख्य रूप से किस चीज से बनी होनी चाहिए। सही जवाब है सूक्ष्म और अक्रिस्टलीय सिलिका यानी माइक्रोस्कोपिक एंड अमॉर्फस सिलिका, क्योंकि पोज़्जोलैनिक प्रतिक्रिया के लिए सिलिका का अक्रिस्टलीय या अमॉर्फस रूप में होना जरूरी है। इस सवाल में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बिल्डिंग मटेरियल का एक भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सही जवाब इलास्टिसिटी है, क्योंकि इलास्टिसिटी एक यांत्रिक प्रॉपर्टी है, जबकि डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और पोरोसिटी भौतिक गुण हैं। मैंने बताया था कि इलास्टिसिटी एक यांत्रिक प्रॉपर्टी है। यांत्रिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किसी सामग्री के बल, दाब या खिंचाव के जवाब में व्यवहार को दर्शाती हैं, जैसे कि वह कितना खिंच सकता है या वापस अपने आकार में आ सकता है। भौतिक गुणों में डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और पोरोसिटी के अलावा वाटर एब्जॉर्प्शन भी शामिल होता है, जिससे पता चलता है कि मटेरियल कितनी नमी सोख सकता है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी और फायर रेजिस्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं, जो बताते हैं कि वो गर्मी और आग का सामना कैसे करता है। भौतिक गुणों में डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और पोरोसिटी के। इस सवाल में पूछा गया है कि भारतीय मानक के अनुसार किस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली ईंटों को फर्स्ट क्लास ईंटें कहा जाता है। सही जवाब है 105 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि इसी के बराबर होती है। इस सवाल में पूछा गया है कि एग्रीगेट्स के नमूने के लिए फ्लैकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है और इन दोनों टेस्टों का सही क्रम क्या है। सही जवाब यह है कि सबसे पहले फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट किया जाता है और फिर बचे हुए नॉन फ्लीकी एग्रीगेट्स पर इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। कोई बात नहीं, क्या आप टेस्ट में ठीक है। इस टेस्ट के अनुसार अगर हमें किसी ठीक है इस टेस्ट के अनुसार अगर हमें किसी ठीक है इस टेस्ट के अनुसार अगर हमें किसी इस सवाल में पूछा गया है कि लकड़ी को किस आधार पर XYZ ग्रेड में वर्गीकृत किया जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसका सही जवाब अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता है। इसके अनुसार लकड़ी को उसकी बाजार में उपलब्धता के आधार पर विभिन्न ग्रेडों में बांटा जा सकता है। इस सवाल में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन में मजबूती के लिए किस तरह के ग्लास फाइबर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सही जवाब ई ग्लास है, क्योंकि ये लागत, मजबूती और टिकाऊपन का अच्छा संतुलन देता है और कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है।
आप चाहें तो हाँ पर टैप करके पहले प्रश्न पे। इस सवाल में पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन में मजबूती के लिए किस तरह के ग्लास फाइबर का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सही जवाब ई ग्लास है, क्योंकि ये इस सवाल में पूछा गया है। ठीक है, इस टेस्ट के अनुसार अगर हमें किसी एग्रीगेट के नमूने के लिए फ्लेकीनेस और इलॉन्गेशन इंडेक्स दोनों निकालने हैं तो सबसे पहले हम पूरा नमूना लेकर फ्लेकीनेस इंडेक्स टेस्ट करते हैं। इसके बाद जो एग्रीगेट्स फ्लेकी नहीं होते यानी नॉन फ्लेकी होते हैं उन पर इलॉन्गेशन इंडेक्स टेस्ट किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया है कि एग्रीगेट्स के नमूने के लिए फ्लेकीनेस और इलॉन्गेशन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। एग्रीगेट्स पर इलॉन्गेशन इंडेक्स टेस्ट किया जाता है।